हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, फार्मर्स किंगडम में किंग अपना गद्दी छोड़ देता है और डियाब्लो का प्लान सक्सेसफुल रहता है। अगर आपने एपिसोड नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, देख लीजिए। और अभी ये सीज़न 3 का 5वां एपिसोड शुरू करते हैं। डियाब्लो के रिपोर्ट के एक दिन के बाद सोना और सोए वापस आते हैं। सोना बोलती है, हम लोग सेफली वापस आ गए। सोए के बहुत सारे क्लोन्स क्लेमेन के कैसल के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, जबकि हाकुरो और गेल्ड क्लेमेन की कैसल का खजाना और कैदियों का ध्यान रख रहे हैं। उसी रात को बेनीमारू का पार्टी वापस आता है और वो बताता है कि लड़ाई के बाद का माहौल संभालने के लिए उसने तीनों बिस्कटियर्स को छोड़ रखा है। रिमरू पूछता है कि क्या गाबिरू अभी भी बैटलफील्ड पे है। बेनीमारू बताता है कि उसका मलीम के साथियों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता बन गया था, जिसके लिए वो हेल्प करने के लिए पीछे रुका हुआ है। जूरा टेम्पेस्ट को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है क्लेमेन के कैदियों के ज़रिए। कैदियों ने ऑलरेडी देखा हुआ है कि बेनीमारू ने कितने आसानी से कैरिब्डस को हरा दिया। उसके बाद कोई भी बेनीमारू के खिलाफ खड़े होने का साहस नहीं करेगा। और ऐसे भी वहाँ पे तीनों बिस्कटियर्स और गाबिरू रुके हुए हैं, जो कि बचे हुए कैदी और सारे लोगों के साथ वापस आएंगे। रिमरू पूछता है कि बिस्कटियर्स लोग वापस क्यों आ रहे हैं। बेनीमारू बताता है क्योंकि यूरेजेनिया का कैपिटल मलीम के हाथों डिस्ट्रॉय हो गया है पूरी तरह, तो अभी के लिए वो लोग टेम्पेस्ट में वापस आ रहे हैं। क्या हम इतने लोगों को सहारा दे सकते हैं। बेनीमारू बताता है कि उसने ऑलरेडी गेल्ड और एल्बस के साथ डिस्कस कर लिया है कि कैसे कैदियों को अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग जगह में रखा जाएगा, और इस बारे में रिमरू को कोई भी फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सही में रिमरू के अंडर काम करने वाले सब लोग बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद हैं। कैरियन ने अभी डीमन लॉर्ड का ओहदा छोड़ के मलीम के अंडर में आने का फैसला लिया है। इसका मतलब है कि अभी यूरेजेनिया मलीम के अंडर में आएगा। रिमरू सोचता है कि एक्चुअल में मलीम का कोई भी साथी नहीं है। ऐसा लगता है कि डीमन वारसिपर्स जो हैं वो मलीम के साथी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो बस मलीम का पूजा करते हैं। रिमरू आखिरी बार बेनीमारू से पूछता है फिर से आए हुए लोगों के बारे में, तो बेनीमारू और रिगर्ड भरोसा दिलाते हैं कि सारा इंतज़ाम हो चुका है और कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। रिमरू थोड़ा सा लोनली फील करता है कि उसके इंटरफेयर किए बिना सब कुछ अपने आप ही चल रहा है। डियाब्लो हाथ में एक ब्लैक बॉक्स लेके मीटिंग रूम के अंदर आता है। डियाब्लो अंदर आके बोलता है, फार्मर्स किंगडम के साथ मेरा नेगोशिएशन कंप्लीट हुआ और इस बॉक्स में पीस ट्रीटी डॉक्यूमेंट के साथ 1500 स्टार गोल्ड कॉइन्स हैं, जो कि भरपाई का एक हिस्सा है। वो बॉक्स रिमरू को देता है। रिमरू फील करता है कि सब लोग कितना हार्डवर्क कर रहे हैं, जबकि वो थोड़ा आलसी हो गया है। लेकिन वो इस फीलिंग्स को इग्नोर करके डियाब्लो को रिप्लाई करता है, ये बहुत ही अच्छी बात है, मेरे सोच से ज़्यादा ही स्टार गोल्ड कॉइन्स हैं। पहले ऑप्शन में डियाब्लो ने 10,000 स्टार गोल्ड कॉइन की डिमांड की थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, और ये भी नहीं पता कि सारे वर्ल्ड में 10,000 स्टार गोल्ड कॉइन हैं भी कि नहीं। ये स्टार गोल्ड कॉइन किंग गाजल के यहाँ ही बनाया जाता है, जिसने बताया था कि स्टार गोल्ड कॉइन महीने में बस एक ही बनाया जा सकता है, जो कि किसी किसी महीने में वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए ये इतना ज़्यादा वैल्यूबल और रेयर है। डियाब्लो बताता है कि ज़्यादातर स्टार गोल्ड कॉइन किंग के खुद के पॉकेट से आए हैं और बाकी के स्टार गोल्ड कॉइन देश के खजाने से देना पड़ेगा। रिमरू पूछता है कि ऐसे में उन लोगों के बीच में झगड़ा नहीं होगा, तो डियाब्लो बताता है कि हाँ बिल्कुल होगा, मुझे डाउट है कि नया किंग बाकी के डेट पूरा करने के लिए राज़ी होगा। अभी किंग एडमलस अपना गद्दी छोड़ के एक छोटे से देहात एरिया में शिफ्ट हो गया है और सबको पता है कि गद्दी और पावर के ऊपर किंग एडमलस का कोई भी इंटरेस्ट नहीं बचा है। तो अभी बाकी सारे नोबल्स बचे हुए डेट को लेके राज़ी नहीं होंगे और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग किंग एडमलस के ऊपर डालने की कोशिश करेंगे। किंग एडमलस जहाँ पे अभी रह रहा है, योयुम भी वहाँ पे ही रुका हुआ है। रिमरू पूछता है कि अगर नए किंग ने किंग एडमलस को सेक्रीफाइस करना चाहा तो क्या योयुम उसका विरोध करेगा। डियाब्लो बताता है कि हाँ, योयुम नए वाले किंग को झूठा बताएगा और उसका अपोज करेगा। इसी टाइम में देश में दूसरी जगह पर दंगे भी शुरू हो चुके होंगे। फिर रिमरू सोचता है कि डियाब्लो कितना ज़्यादा स्मार्ट है, इतना स्मार्ट है कि उसे डर लग जाए। उसको कोई भी काम दो तो वो अच्छी तरह से पूरा कर सकता है। रिमरू अपना सपोर्ट ऑफर करता है डियाब्लो को, लेकिन डियाब्लो मना करके बोलता है कि वो ये जान के बहुत ही खुश है
लेकिन उसके सेटअप के हिसाब से किसी के बिना मदद से ही पूरा प्लान सक्सेस होगा। और डियाब्लो पूछता है कि अगर आप अलाउ करते हैं तो लड़ाई में मैं खुद शामिल होना चाहूँगा। तो रिमरू उसको बीच में रोक के बोलता है कि नहीं, अगर चाहिए तो मैं एक्स्ट्रा सोल्जर्स भेज सकता हूँ, लेकिन तुम्हें थोड़ा शांत रहना है। रिमरू जानता है कि डियाब्लो असल में कितना पावरफुल है और वो इतना स्टूपिड नहीं है कि उस पावर का मिसयूज़ करे और उस पावर का इस्तेमाल किसी भी साधारण लोग या साधारण देश के ऊपर नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद डियाब्लो रिप्लाई करता है कि ठीक है, मैं समझ गया, मैं शांत होके किसी के नोटिस में आए बिना ही सब कुछ संभाल लूँगा। रिमरू बोलता है सियोन से कि तुम्हें डियाब्लो से कुछ सीखना चाहिए, लेकिन सियोन चिढ़ जाती है और बोलती है कि मैंने शांत होके ही आपका सब ऑर्डर अभी तक पूरा किया है। डियाब्लो को सडनली याद आता है और वो बताता है कि वेस्टर्न होली चर्च वाले रहीम के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद वो लोग जानना चाहते हैं कि पिछले हुए लड़ाई में असल में हुआ क्या है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? रिमरू सोचता है कि इस मामले को ऐसे ही छोड़ देना सही नहीं होगा, बल्कि क्या उनको एक स्क्रिप्टेड कहानी सुना देना सही रहेगा, क्योंकि बस 3 ही लोग बचे हुए हैं उस लड़ाई के बाद, तो शायद चर्च के लोग रहीम के साइड का स्टोरी जानना चाहते होंगे। तो डियाब्लो एक्सप्लेन करता है कि क्योंकि भेल्डोरा रिवाइव हुआ है और ये टाइम उसके रिवाइवल के साथ मैच नहीं करता, क्योंकि चर्च वाले भेल्डोरा के ऊपर पहले से ही नज़र रखे हुए थे, तो इस हालत में उनका स्टोरी पकड़ा जा सकता है। रिमरू के मन में आता है कि चर्च को क्या सब कुछ सच सच बता देना सही होगा, लेकिन इस हालत में रिमरू के फ्यूचर प्लान्स में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। उसको वेस्टर्न सेंट चर्च के साथ वैसा ही टाइप का रिलेशन रखना है जैसा कि डोर्गन किंगडम का है, क्योंकि डोर्गन किंगडम में मॉन्स्टर का भी रहना अलाउड है और ये चर्च के रूल्स के खिलाफ है, लेकिन दोनों एक दूसरे को इग्नोर करते हैं और कोई झगड़ा नहीं करते। रिमरू को भी कुछ ऐसा ही रिलेशन चाहिए, लेकिन अगर चर्च वाले रिमरू के नेशन को भगवान का दुश्मन मानते हैं तो इस हालत में लड़ाई होना पक्का है और उसके बाद उन्हें चर्च को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। फाइनली रिमरू अपना ऑर्डर डियाब्लो को देता है और डियाब्लो रहीम को मैसेज दे के वेस्टर्न सेंट चर्च को भेज देता है। कई दिन होने के बाद भी चर्च से कोई रिप्लाई नहीं आता। शायद वो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि भेल्डोरा और एक नए डीमन लॉर्ड से कैसे डील किया जाए। बिस्किटियर्स वापस आते हैं टेम्पस्ट में और उनके साथ हजारों की संख्या में कैदी लोग हैं। रिमरू उनसे पूछता है कि फोबियो कहाँ पे है, तो सूफिया रिप्लाई देती है कि फोबियो मेज लेवल के कैदियों के ऊपर नज़र रखने के लिए रुका हुआ है। फिर गाबिरू आता है और बताता है कि रिमरू सामा, मैं वापस आ गया। वो लोग थोड़ी देर बात करते हैं और उसके बाद गाबिरू उसको एक लेटर निकाल के देता है और बताता है कि ये लेटर मलिम सामा ने दिया हुआ है आपको देने के लिए। रिमरू उस लेटर को ओपन करता है और जिसमें लिखा है कि नेक्स्ट टाइम जब मैं विज़िट करूँगी मैं कुछ लोगों को अपने साथ लेके आऊँगी जो कि मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि उन्हें कुकिंग के बारे में सब कुछ ट्रेनिंग दिया जाए। ये रिक्वेस्ट बहुत ही अर्जेंट है, इसलिए मैं सोची कि मेरे बेस्टी से हेल्प मांगूं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। रिमरू के मन में आता है कि मलिम शायद ड्रैगन पुजारियों के बारे में बोल रही है। हर्मिस ने गाबिरू को बताया था कि ड्रैगन पुजारी जो कि मलिम का पूजा करते हैं वो लोग सिंपल लाइफस्टाइल में बिलीव रखते हैं, जिसके वजह से कि उनकी खाना पीना भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। रिमरू बोलता है कि ऐसा बात है तो नेक्स्ट टाइम मलिम के आने पे हम एक बहुत ही बड़ा फीस्ट रखेंगे। फिर गाबिरू सहमति के साथ बोलता है कि हाँ, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। उन ड्रैगन पुजारियों को सिखाना पड़ेगा कि कैसे वो लोग मलिम का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।